नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। वो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ रहे थे, वो रेलवे स्टेशन पर भी नमाज नहीं पढ़ रहे थे, वो फुटपाथ पर भी नमाज नहीं पढ़ रहे थे और तो और वो किसी मॉल में भी नमाज नहीं पढ़ रहे थे। उन्होंने घर के अंदर ही इकट्ठे होकर नमाज पढ़ी। इसके बाद भी पुलिस आई और सबके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया। 16 लोगों पर नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया। पूछा यह जा रहा है कि इकट्ठे होकर नमाज क्यों पढ़ी, माहौल क्यों बिगाड़ रहे थे। तो ये यूपी के मुरादाबाद का किस्सा है, जिसके बाद पूरे देश का फोकस एक बार फिर नमाज पर है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को एक बार फिर से ये पूछने का मौका मिल गया कि क्या मुसलमान अब घर में नमाज भी नहीं पढ़ सकते, और ये भी कि क्या मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने वाली हरकत तो नहीं की जा रही है। अचानक आप आकर वहां पर कहते हैं कि नहीं, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे वहां पर। मैं अपनी जाती प्रॉपर्टी में नमाज पढ़ रहा हूं। आखिर अब अगर मैं घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कहां पढ़ूंगा? रोड पे पढ़े तो आप बोलते रोड पे नहीं पढ़ सकते। घर में पढ़ रहे हैं तो उस पर एतराज क्या? नहीं, आप तो चारों तरफ से आप हमको दबा देना चाह रहे हैं। जब से हमने होश संभाला है इस गांव में, जब से तरावी की नमाज पढ़ के चले आ रहे हैं, ये वो जान सकते हैं उन्हें क्या एतराज है। उन्होंने आज तक हमसे बताया तो नहीं। इसमें जो है नई परंपरा डाली जा रही है। तो यूपी सरकार का इस मसले पर ना तो कोई एक्शन है ना कोई रिएक्शन है अभी तक, लेकिन हम सवाल को दूसरे लेवल पर जरूर ले जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अब घरों में भी नमाज पढ़ने पर कानूनी रोक है? अगर हाँ है तो बताई जाए वो कहां है, और अगर नहीं है तो फिर मुरादाबाद पुलिस ने कानून की किस किताब के किस पन्ने को पढ़कर ये बड़ा एक्शन लिया। सवाल ये भी है कि घर में लोगों को इकट्ठा करके कोई धार्मिक आयोजन करने से अगर शांति भंग होती है तो क्या फिर ये माना जाए कि घर में सत्यनारायण की कथा या फिर सुंदरकांड कराने पर भी यही नियम लागू होगा? क्या तब भी पुलिस इसी तरह घर आएगी और केस दर्ज कर लेगी? इसीलिए ताल ठोक के ये बड़ी बहस हम आपके लिए लेकर आए हैं। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ मुफ्ती वजाद कासमी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ सुमैया राणा हैं, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, और हमारे साथ कैप्टन सिकंदर रजवी हैं, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा पहला सवाल मुफ्ती वजाद कासमी, अगर लोग मिलकर साथ नमाज पढ़ें तो दिक्कत क्या है, और इस पर पॉलिटिक्स क्यों हो रही है नमाज पर? मुफ्ती वजाद कासमी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुफ्ती वजाद कासमी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यही सवाल मेरा कैप्टन सिकंदर रिजवी आपसे भी है कि जब हम देखते आए हैं कि कई इस तरह के आयोजन होते हैं, हिंदू समाज भी इस तरह के आयोजन करता है, अगर एक साथ घर की छत के नीचे नमाज पढ़ी जाए तो दिक्कत क्या हो सकती है? जी, जो पुलिस ने एक्शन लिया है, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि किस धारा के तहत आता है कि घर के अंदर धार्मिक कार्य हो रहा हो, चाहे वो रामायण का पाठ हो रहा हो, चाहे वो नमाज पढ़ी जा रही हो, या ये समझ लीजिए कि कोई भी धार्मिक कार्य अगर घर में एक छत के नीचे किसी पर्सनल या प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर किया जा रहा है, तो मेरे समझ से बाहर की बात है कि वहाँ की पुलिस ने एक्शन क्यों लिया। वहाँ के एसपीज के जिम्मेदार हैं, एसएसपीज के जिम्मेदार हैं, वो इसका जवाब देंगे कि ये किस कानून के तहत उन्होंने इनको रोका। क्योंकि अपने घर में इबादत करने के लिए बनाई नहीं है, किसी भी धर्म की हो, किसी भी पंथ की हो। ये जो भी हुआ है ये समझ से बाहर की बात है। तो ये इसका सवाल का जवाब वहाँ के एसएसपी या एसपी देंगे। मुझे नहीं लगता कि सरकार को ये बात मालूम होगी, क्योंकि कुछ एसपी एसएसपी अधिकारी जो हैं कुछ जोश में ज़्यादा हैं। हो सकता है जोश में होश खो बैठे हों, हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं पे जो उनकी मैनुअल है उसके अगेंस्ट जाकर के उन्होंने ये एक्शन ले लिया हो, ये हो सकता है। सुमैया राणा,
जल्दी से एक कमेंट आपका और उसके बाद मुफ्ती वजाद कासमी, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए आदित्य जी, मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि ये गवर्नमेंट को पता नहीं होगा और काफी देर हो चुकी है इस बात को। तो गवर्नमेंट क्यों एक्शन में नहीं आई? अगर मुरादाबाद पुलिस ने कोई काम ऐसा किया हो जो गैर कानूनी हो, जो संविधान के भी खिलाफ हो, तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कार्रवाई करने में देर लगनी चाहिए। ये खामोशी जो गवर्नमेंट की है, उत्तर प्रदेश सरकार की, वो बता रही है। और ये यकीनी तौर पर मुसलमानों के अंदर दहशत, खौफ पैदा करने की सिर्फ एक ये है कि पहले आप सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं पढ़ सकते थे। चलिए, आपकी बात समझ में आ रही थी कि आपको ये लग रहा था कि डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब आज इंसान अपने घर में भी नमाज नहीं पढ़ेगा, इसका मतलब आप मुसलमान नहीं, आप इस्लाम के खिलाफ हैं। आप पूरी तरीके से आप मुल्क के अंदर किस तरीके का माहौल पैदा करने चाह रहे हैं, ये मुरादाबाद पुलिस ने आज बता दिया है। इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं तो ये रोष कम होने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी मुसलमान होगा उसको ये हक है कि वो अपने घर के अंदर नमाज पढ़ सकता है कम से कम। मुफ्ती वजाद कासमी, यहाँ पर आपने सुना सुमैया राणा को, ये मुसलमानों को के साथ ज्यादती की जा रही है, ये कह रही है सुमैया राणा, उन्हें कमतर दिखाने की कोशिश की जा रही है। देखिए आदिति, मैं पिछले कई घंटे से इस पर वर्क कर रहा हूं। मैंने वहां के थाना प्रभारी से भी बात की है, और एक परेशानी उत्तर प्रदेश में आ रही है। चूंकि मैं जी पर बोल रहा हूं तो शायद मुख्यमंत्री और मेरी बात सुन रहे होंगे, सभी सुन लेंगे, नहीं तो कि उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं, खासतौर से पुलिस के अधिकारी, वो अपना CUG नंबर उठाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। आप एक महीना 20 दिन तक उनको कॉल करिए, वो आपका फोन ही नहीं उठाएंगे, रिसीव ही नहीं करेंगे। बस उठाएगा तो PRO, फिर कोई जवाब नहीं दे पाएगा आपको। अब देखिएगा, ये बहुत पर्सनल मसला है। अगर आप अपने रूम में नमाज पढ़ रही हैं या अपने लॉन में, अपनी गैलरी में नमाज पढ़ रही हैं, तो पुलिस ने किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था। ऐसा मुझे पता चला है, लेकिन ये जुबानी बात है, लिखा पढ़ी में नहीं है, कि वहां हिंदू मुसलमानों का एक जुबानी एग्रीमेंट हुआ था। वो ये कि आप जो इकट्ठे होकर के नमाज नहीं पढ़ेंगे, और हम लोग भी जल वगैरह दूसरे गांव में चढ़ाने जाते हैं, ऐसा कुछ मसला है। लेकिन मुझे पूरी बात वो अभी मालूम ना हो सकी, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया है। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में और पूरे मुल्क में सड़क पर नमाज पढ़ने की बात आ रही थी, तो मैं अकेला मुफ्ती ऐसा था जिसने कहा था सड़क पर नमाज पढ़नी ही जायज़ नहीं है। अगर सरकार इजाज़त नहीं दे रही है, और उससे बुरा, या किसी की प्रॉपर्टी के सामने अगर वो इजाजत नहीं दे रहा, नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन मैं आज इस बात को लेकर के सुबह से बहुत परेशान और हैरान हूं कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन किस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है और क्यों कर रहा है। शायद इसका जवाब तो वही दे पाएगा, लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि अगर अपने घर में भी कोई धार्मिक कार्य नहीं कर सकता, तो जमीन और आसमान के बीच में वो कौन सी जगह है जहां वो धार्मिक कार्य करेगा? कहाँ नमाज पढ़ेंगे उस गाँव के मुसलमान? कहाँ जाएंगे वो नमाज पढ़ने? कोई 7वें आसमान पर नहीं जाएंगे, और ना जमीन के नीचे जाएंगे। और प्रशासन की छोटी सी गलती पर उत्तर प्रदेश का इतना बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर और इतना बेहतरीन प्रशासन पर उंगली उठ रही है। तो ये देखने योग्य और जांच योग्य बात है कि इतनी छोटी सी बात के लिए लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश की बदनामी पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में कराई जा रही है। कौन अधिकारी है जो इस सरकार के खिलाफ कार्य कर रहा है, और किसने इसका आदेश दिया, और किसने इसके निर्देश दिए हैं? इस पर जांच होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरह के कार्यों को सपोर्ट करेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह के कार्यों को सपोर्ट नहीं करती, ऐसा आपका स्टैंड है। वारिस पठान, AIM के प्रवक्ता, अभी आपने सुना मुफ्ती वजाद कासमी ने कहा जो सरकार का स्टैंड हो वही पुलिस का स्टैंड हो, ये जरूरी तो नहीं। तो फिर ये जल्दबाजी क्यों कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं आदित्य जी, देखिए पूरा देश देख रहा है और सबके समझ में आ गया है कि भाजपा सरकार एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है। अब नमाज के ऊपर भी इन लोगों की नज़र आ गई है। अब मुझे बताइए, नमाज अगर इंसान अपने घर में नहीं पढ़ेगा तो कहाँ पे पढ़ेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा मस्जिद में नमाज पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आप कहीं पर भी नमाज पढ़ सकते हो, तो अब घर में नमाज पढ़ रहे हो। मेरी जानकारी के मुताबिक 1980 में गाँव के सारे तमाम लोग बैठे थे, वहाँ पर डिसाइड ये हुआ था कि उस गाँव के अंदर जो घर है वहाँ पर आप नमाज पढ़ सकते हो। तो 1980 से लेके 2022 में हम आ गए, इतने वर्षों से वहाँ पर नमाज अदा की जा रही थी। अब अचानक से प्रशासन को क्या तकलीफ आ गई कि नमाज के अंदर बाधाएं डालने की शुरुआत कर दी लोगों ने? अब देखिए अदिति, हमारा देश प्लुरलिज्म सेक्युलरिज्म की हम लोग बात करते हैं। हमारे देश का कोई रिलीजन नहीं है। आप मैं हम सब मिलकर सारे रिलीजन को मनाते हैं, सारे फेस्टिवल को मनाते हैं। अभी कुछ दिनों में
हमारे गणपति का फेस्टिवल आने वाला है, गणेश चतुर्थी हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। मेरे जो मुंबई के अंदर खास दोस्त है ना नॉन मुस्लिम, सब अपने घर में गणपति को रखते हैं। 1.5 दिन का कहीं होता है, 3 दिन का कहीं होता है, 7 दिन का कहीं होता है, और सबको बुलाते हैं अपने घर में। वहां पर पूजा भी होती है, वहां पर खान पान होता है। तो क्या आप वहां पर भी जाकर सबको अरेस्ट करेंगे? आपसे मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उन सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। उन सवालों का तो जवाब दीजिए। सरकार के स्टैंड का इंतजार कर लेती है। जजमेंट क्यों पास कर दिया कि दूसरे दर्जे का नागरिक साबित करना चाहते हैं मुसलमानों को? मैं ये सवाल पूछ रही हूं आपसे। ये बिल्कुल सही बात है, हम तो हर दिन देख रहे हैं। अब आपने अगर पुलिस ने बोल दिया, सरकार ने नहीं बोला, पुलिस किसके अंडर में आ रही है? उत्तर प्रदेश की भाजपा के अंडर में, योगी के अंडर में। तो क्या आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन ने जो केस दर्ज किया उनके ऊपर, तो क्या सरकार को पता नहीं है इस बात का? हर चीज मालूम है सरकार को, मगर सरकार चाहती है किसी ना किसी तरह से मुसलमानों को रोका जाए हर चीज करने से। मतलब मुसलमानों के प्रति इतना नफरत सरकार ने पैदा कर दी है पूरे देश में, और पूरा विदेश दुनिया भर देख रहा है कि भाजपा ने हमारे देश को कहां पे लाके खड़ा कर दिया। मैं जो बात बोल रहा था आपको बुरा लग गया शायद, लेकिन मैं ये बता रहा था कि मेरे जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड है ना, वारिस पठान, तो मेरा सुनिए ना, काम सवाल पूछना है। मैं सबसे सवाल पूछ रही हूँ, बुरा आपको लगेगा? राजनीति आपको करनी है, मुझे राजनीति नहीं करनी। मुझे मेरा काम है सिर्फ सवाल पूछना। सुनिए, सवाल मेरा आपको बुरा लग जाता है। आप दो काम करिए। एक काम तो ये कि आप सवाल पूछिए, और दूसरा काम तो ये कि आप जवाब सुनिए, और पूरी तरह आप जवाब सुनिए। हाँ, जवाब सुन रही हूँ। आप जवाब दे रही है। अगर 4 मिनट बोलने के बाद भी आपको लग रहा है मैं आपको नहीं सुन रही हूँ, तो फिर बहुत दिक्कत है। वारिस पठान, विक्टिम नैरेटिव नहीं। जी आदित्य, मुझे गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल बड़े शान और शौकत से मनाया जाता है पूरे महाराष्ट्र में। मैं बता रहा था, मेरे जो नॉन मुस्लिम दोस्त है वो भी अपने घर में लाके रखते हैं गणपति। 1.5 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, और सबको इनवाइट किया जाता है घर पे। सब जाते हैं उनके घर में, मिठाई खाते हैं, वो लोग प्रसाद बांटते हैं, लोग बैठते हैं, पूजा पाठ होता है। तो अपने घर में कर रहे हैं तो हम तो कभी आपत्ति नहीं लेते, ना कभी लेंगे। हर इंसान को अपना रिलीजन फॉलो करने का हमारे देश में अधिकार है। संविधान ने हमको अधिकार दिया है, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन। ये आपका मेरा सबका अधिकार है। मगर इस तरह से रोकना जो 1980 से चल रहा था, 1980 से 2022 तक क्या हो गया ऐसा जो इनको तकलीफ आ गई अचानक से? मुफ्ती वजाद कासमी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब ले लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, जवाब ले लीजिए। कौन सा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम का सिचुएशन आ गया है उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए आदित्य, मैं एक चीज अर्ज कर दूं आपसे, और ये वारिस पठान को बहुत गौर से सुन लेनी चाहिए कि मुसलमान कहीं भी पूरे मुल्क में 2 नंबर का शहरी नहीं है, और ना मुसलमान डरा हुआ है और ना मुसलमान डरता है। और ये राजनीतिक बातें यहाँ ना करें। भारतीय जनता पार्टी की हिंदुस्तान के ज़्यादातर स्टेट्स में और सेंट्रल में हुकूमत है। आप पूरे आंकड़े निकाल करके देख लीजिएगा यूपीए सरकार के और एनडीए सरकार के, कि मुसलमान को किसने डराने की कोशिश की है। और मुसलमान ना डरा था, ना डरा हुआ है, और ना डर कर रहना चाहता है। और मुसलमान जो है, एक आध किसी, मतलब अगर कोई इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज कर दिया तो आप इससे क्या करेंगे कि 20 करोड़ मुसलमान को आप डराना चाहती है भाजपा? ऐसा कहीं नहीं है। आप कितने स्टेट्स में जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां ऐसा थोड़ा ही है कि वहां पुलिस घरों में घुस के आपको इबादत से मना कर रही है, या आपके घरों में घुस करके आपको जो है वो नमाज नहीं पढ़ने देती है, या आप पर जुल्म करती है, या आपकी मस्जिदें बंद करा दी। इस तरह की झूठी बातें बोलकर मुसलमानों के अंदर एक नफरत पैदा ना करें। और मैं समझता हूं कि हिंदू भाई भी इस तरह की चीजों को सपोर्ट नहीं करते, तो एक दीवार खड़ी ना करे वारिस पठान। ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं लूंगी, इस सवाल का जवाब मैं लूंगी वारिस पठान से, लेकिन उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है वो अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। अचानक आप आकर वहां पर कहते हैं कि नहीं आप नमाज नहीं पढ़ेंगे वहां पर। भाई मेरा जाती घर है, मैं अपनी जाती प्रॉपर्टी में नमाज पढ़ रहा हूं, तो ये तो सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है ये। वहां पर उस गांव के जिम्मेदारों की बात ये तय हुई थी कि जुम्मे की नमाज वो पढ़ रहे हैं, अभी क्या है उसमें, आप नहीं पढ़ना नमाज, ये क्या बात है? पुलिस कह रही है कि न्यूसेंस क्रिएट हो। अरे 1980 से न्यूसेंस नहीं क्रिएट हो रहा, अब कैसा क्रिएट हो रहा है भाई? क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के बारे में कह रहा है कि भाई उनका वर्शिप नहीं होना चाहिए, उनकी इबादत नहीं होना चाहिए, तो आप क्यों कर रहे हैं? आखिर अब अगर मैं घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कहां पढ़ूंगा? रोड पे पढ़े तो आप बोलते रोड पे नहीं पढ़ सकते क्या? नहीं, आप तो चारों तरफ से आप हमको दबा देना चाह रहे हैं।
तो असदुद्दीन ओवैसी, महंत नवल किशोर दास यहाँ पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि सड़क पे नमाज पढ़ूं तो दिक्कत, मॉल में नमाज पढ़ूं तो दिक्कत, अब अपनी घर की छत के नीचे अगर नमाज पढ़ रहा हूं तब भी दिक्कत, तो नमाज कहां पढ़ूं? देखिए, आप 3 बार नहीं 10 बार अपने घर में नमाज पढ़िए, कोई मना नहीं कर रहा है। पर मैं कहता हूं कि नमाज के नाम पर जो तांडव होता है वो तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। कानून, नमाज पढ़ने के नाम पर आप कानून व्यवस्था बिगाड़ देंगे, पड़ोसी को चैन से रहने नहीं देंगे। आरती पूजा हम भी करते हैं, कौन रोक रहा है? आप अपने घर में नमाज पढ़िए, अपने घर में हम आरती पूजा करेंगे, कोई मना नहीं करता। अभी आपने देखा झारखंड में एक बहन को जला दिया। ये केवल नमाज का विषय नहीं है, नमाज के नाम पर बाद में पूरे देश की नमाज खराब करने की जो परंपरा चली है, जो जिहाद चल रहा है, उसका विरोध है। नमाज पढ़ें आप, कोई बगल में हिंदू रह रहा है, आप 50 लोगों को अपने घर बुलाकर नमाज पढ़ेंगे, बाद में वहां तांडव करेंगे, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अपने घर में नमाज पढ़ो, कौन मना कर रहा है? ये देश में कभी किसी को मना नहीं किया। हिंदू ने सदैव मुसलमान को अपना भाई कहा, छोटा भाई कहा, परंतु हम भाई भाई करते रहे, आप चाकू काटते रहो, आप गले काटते रहो, तो ये कब तक चलेगा? ये तो नहीं चल सकता। जिहाद नहीं चल रहा वाला। हाँ, भाईचारा चलाना तो चलाओ, चलेगा, पर बेचारा नहीं है हिंदू। हिंदू चारा बन के नहीं रहने वाला है। मैं आपसे क्या भाई भाई का मतलब होता है आप हमारा सम्मान करें, हम आपका सम्मान करें। नवल किशोर दास, मैं आपसे क्या नमाज पढ़िए, पर नमाज के नाम पर पूरे देश घर में नमाज पढ़ रहा है ना, बर्दाश्त होगा। घर में नमाज पढ़ रहा है ना सर, घर में भी नमाज नहीं पढ़ेगा? नहीं पढ़ो ना, कौन मना कर रहा है? किसने मना किया है? तो पूरा मामला उसी से खड़ा हुआ है ना। आप ये कह रहे हैं कि नमाज के नाम पर माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अब यही तो सवाल पूछ रहे हैं ना असदुद्दीन ओवैसी कि घर में भी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ नमाज पढ़ेंगे? फिर सड़क पे नहीं पढ़ेंगे, मॉल पे नहीं पढ़ेंगे, फुटपाथ पे नहीं पढ़ेंगे, रेलवे स्टेशन पे नहीं पढ़ेंगे। सुनिए अदिति जी, नमाज के बाद जो होता है, आप 50 लोगों को बिठा करके राष्ट्रद्रोह, धर्मद्रोह, संविधान का विरोध करना जो सिखाते हो, लोग चाकू छुरी लेके निकलते हैं, किसी का चेहरा जला देते हैं, किसी पे तेजाब डाल देते हैं, किसी की गर्दनें काट देते हैं, वो तो नहीं होगा ना, वो तो नहीं हो सकता। आप नमाज के नाम पर संविधान को नहीं मानेंगे, नमाज के नाम पर पूरे देश की नमाज खराब करना चाहेंगे, तो वो तो प्रशासन मुंह को नहीं देखेगा, क्योंकि देश संविधान से चलता है। शहरियत लागू नहीं है संविधान में, घर में तो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करने की मुझे इजाजत है ना। महंत नवल किशोर दास, घर पे रिलीजियस प्रैक्टिस की तो इजाजत है मुझे। अगर 4 लोग इकट्ठे होकर अपनी आस्था को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? मैं यही तो पूछ रही हूँ आपसे, यही समझना चाह रही हूँ। हमने मना नहीं किया, हमने ये नहीं मना किया, 4 नहीं आप 40 लोग बैठ करके नमाज पढ़ो, पर नमाज के बाद जो तकरीरें होती हैं, जो नारे लगते हैं, वो तो नहीं ठीक है ना। लेकिन महंत नवल किशोर दास, वही तो हुआ है ना जो मैं आपसे कह रही हूँ सर, वही हुआ है। चलिए, आपको एक तो समैया राणा आपको जवाब देना चाह रही है, दूसरा वारिस पठान, जल्दी जल्दी प्लीज। महंत जी को पहले तो अदिति जी पूरा मसला ये समझा दीजिए कि ये जो नमाज का मामला आया है, ये घर के अंदर अपने निजी आवाज पे महंत जी नमाज पढ़ी जा रही थी, और नमाज के बाद कोई तकरीर नहीं होती, जुमे को खुतबा होता है। आपने कहा छुरी चाकू लेके निकलते हैं, उसका नमाज से कोई ताल्लुक नहीं है। वो मुहर्रम में साल में एक बार, एक मुहर्रम एक महीना होता है जिसमें गमी मनाई जाती है, जिसमें वो अपने आप को चोट पहुंचा के गम का इजहार किया जाता है। इससे किसी दूसरे को ना चाकू लगता है, ना छुरी लगती है, ना उसका खून बहता है। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, आप सवाल समझिए अदिति जी का, कि मुरादाबाद में घर के अंदर नमाज पढ़ी जा रही थी, कुछ लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ रहे थे, उसमें मुरादाबाद पुलिस ने 16 लोगों पे शायद FIR दर्ज की और कुछ लोगों को नामजद बिना नाम के उनके ऊपर ये सवाल मैंने उनसे पूछा है, तो ये सवाल मैंने पूछा है उनसे। अंदर नमाज पढ़ने में क्या दिक्कत आ गई? मैं यही तो पूछ रही हूँ। सुन तो लीजिए, हम लोग जागरण करते हैं, कुछ करते हैं तो कोई ना कोई फोन कर देता है, किसी ने कोई फोन किया होगा, किसी को कोई दिक्कत हुई होगी, किसी को परेशान किया गया होगा, लगा था वहां नहीं तो लोग घर में नमाज पढ़ रहे, कौन मना करता है? जो भी लगा होगा, किसी ने, कोई ने पुलिस को, प्रशासन को सूचना की होगी ना, कितने लोग यहाँ हैं, कुछ गड़बड़ हो सकता है। पुलिस को तो सपना नहीं हो रहा था ना आप क्या कर रहे हैं, किसी ने तो पुलिस को सूचना की होगी। इसका मतलब ये है कि जमात का कॉन्सेप्ट खत्म कर देना चाहिए, नमाज हो ही नहीं सकती।
फिर या तो ये हो कि नमाज, भाई इस्लाम में तो नमाज जमात क्यों की हो? बहुत कोई बड़ी मना नहीं अहमियत कर रहा है। घर में जमात अरे कहाँ आप होती है? जमात भी चलाइए, घर में नमाज भी जमात कहाँ होती पढ़िए, है? हम मना नहीं कर रहे हैं, परंतु हम ये कह रहे हैं कि इस्लाम के नाम पर जो जिहाद हो रहा है, आतंकवाद हो रहा है, वो तो नहीं होना चाहिए ना। जो नौजवानों को गुमराह किया जाता है इस्लाम के नाम पे, वो तो नहीं होना चाहिए ना। तो घर में हम उसका नमाज विरोध कर पढ़ने रहे हैं। से, घर घर आप में करके नमाज क्यों पढ़ने से ठीक है, एक जिहाद हो सेकंड, जाएगा, कैप्टन रिजवी कुछ मान कहना चाह रहा है, उसके बाद वारिस पठान, प्लीज जल्दी जल्दी। कैप्टन रिजवी, देखिए नमाज पढ़ना ठीक है घर के अंदर, लेकिन इन्होंने घर के अंदर जो मुझे खबर आई है पूरी जमात उन्होंने पढ़ी जो मस्जिदों में होती है। घरों के अंदर अगर नमाज पढ़नी तो अपने अपने घर में नमाज पढ़ी जा सकती थी। एक घर में नहीं, सारे घर में भी इकट्ठा जमात हो होकर जाती पूरे है। जमात के तौर पे नमाज पढ़ी है। और उस क्यों- गांव में क्यों- क्यों एक घर बार में सुनिए, जमात मुझे क्यों बोलने नहीं हो दीजिए। सकती? इसी तरह नहीं, घर में उस जमात गांव क्यों नहीं हो सकती? नहीं रुकिए अभी बोल आप कैसे इस्लाम के बारे में कहेंगे घर में जमात उस हो गांव सकती के है? अंदर समझौता हुआ है, उस गांव में हिंदुओं से समझौता हुआ था, जरा वो तो पता कर लीजिए तो हिंदुओं को किस बात का एतराज था, कभी ये पता किया आप लोगों ने? उस गांव का ये भी तो मालूम कर लीजिए। जो अभी कह रहे थे कि 80 से नमाज पढ़ी जा रही है, उसमें वहां पर हिंदुओं से, वहां के मुसलमानों से, गांव वालों से समझौता हुआ था कि अपने अपने घर में नमाज पढ़ेंगे। लेकिन एक घर में इकट्ठा होकर के काफी सारे मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे, पूरी जमात नमाज पढ़ रहे थे, उस पर उन लोगों को शायद हिंदुओं का एतराज हुआ। इनका समझौता हुआ पता तो कर लिए, उस गांव के किसी हिंदू को बुला लिए, वो बताएगा आपको। ये कोई ठीक है, पहले मैं वारिस पठान का एक कमेंट लूंगी। वारिस पठान, उसके बाद मुफ्ती वजाद कासमी, जल्दी जल्दी प्लीज। मुफ्ती वजाद कासमी, एक सेकेंड, पहले वारिस पठान। नमाज पढ़ने के बाद गांव में कुछ भी हो सकता था, इसलिए पुलिस को बुलाया। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, शांति भंग होने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे कैप्टन रिजवी हो चाहे महंत नवल किशोर दास हो। वारिस पठान, ठीक है 40-50 लोग ठीक है महंत जी, मैं जवाब ले रही हूँ वारिस पठान से, मैं वारिस पठान से सवाल ले रही हूँ, सवाल जी घर में आग लगा जी। अब सुनिए अभी सबसे पहली बात तो ये महंत जी को पता ही नहीं है कि मसला क्या हुआ है। मसला ये, इनको ये नहीं पता कि 1980 से लेके 2022 तक वहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही थी और जमात के साथ नमाज पढ़ी जा रही थी। नमाज जमात के साथ ही पढ़ते थे, पढ़ते इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत तक जमात सलामत रहेगी। नमाज पढ़ेंगे घर में, हाँ घर में सुनिए, हमारे घर में मैं नमाज पढ़ सकता हूँ, आप अपने घर में पूजा करिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमारे देश में परमिशन से। अभी देखिए ये तो अच्छी बात नहीं है ना। नहीं, एक एक करके प्लीज, एक एक करके पहले वारिस पठान की बात हो जाने दीजिए। मान साहब, मान जी, मान नवल किशोर दास, उनकी बात हो जाने दीजिए, मैं वापस आपको मंच दूंगी। मुफ्ती वजाद कासमी भी हाथ उठा रहे थे, उन्हें भी मंच दूंगी। और पहले कैप्टन रिजवी तैयारी आपको भी करके आइए, टॉपिक क्या है मान जी आपको पता नहीं। बात नंबर 2, क्या तांडव हो गया 1980 से 2022 तक नमाज पढ़े, क्या तांडव कर लिया? कौन से जिहाद का कॉल कर दिया, कौन से सरतन से जुदा का वहां से कॉल निकल गया, जबकि परसों सुनिए अभी मान जी, सुनिए अभी बात, परसों मध्य प्रदेश के अंदर देवास के अंदर लोगों ने खड़े के नारे लगाए, मुल्ले काटे जाएंगे, कटवे काटे जाएंगे, उसका खंडन करो पहला। जा रहे हैं और तांडव नहीं इनको बोलना नहीं, अपन जवाब नहीं देते, ऐसा फालतू आदमी फालतू बात का जवाब नहीं देता। आप सुनेंगे, बीच में बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। वारिस पठान को, मान नवल किशोर दास, कैप्टन रिजवी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। वारिस पठान, आदित्य जी इनका वॉल्यूम कम करिए तो नहीं, वॉल्यूम तो मैं आपका भी कम नहीं करती हूं, कोई बात नहीं। सुनिए, वॉल्यूम में किसी का आपका नहीं भी तो कम फिर मैं खामोश बैठता हूं। आप इनको कोई पूछ लो, आपको मंच दिया है, दोनों खामोश हैं, फिर विक्टिम नैरेटिव जी बीच जी बोलिए। अभी ये बात कर रहे थे, वहां ये कर देते हैं मुसलमान, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं जब सर तन से जुदा का नारा लगा, हम सब ने खंडन किया, आदित्य जी के शो में भी बैठ के खंडन किया, हर जगह खंडन किया है। परसों मध्य प्रदेश के देवास के अंदर जो नारे लगे, कटवे काटे जाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, उसके बारे में सब खामोशी क्यों इख्तियार करके बैठे? कोई कंडेमनेशन, निंदा, खंडन क्यों नहीं हो रहा है किसी तरफ से? क्या उनको कोई अरेस्ट करेगा? नहीं अरेस्ट करेगा कि बस एक तरफ की बात रखने का सबको इजाजत मिला है। तो आप बात करिए, देश के संविधान ने इक्वालिटी की बात की, अगर महान जी को पता नहीं तो मैं उनको ज्ञान देना चाहता हूं। इक्वालिटी है और प्रैक्टिस, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन मेरा फंडामेंटल राइट है। आप अपने घर में पूजा पाठ करिए, 4 आदमी को बुलाइए, आरती करिए, हम तो कभी ऑब्जेक्शन ना लिए ना लेंगे। मैं अपने घर में अगर लोगों को बुलाकर नमाज पढ़ता हूं, जमात के साथ पढ़ता हूं अगर मैं, तो क्या ऑब्जेक्शन है? किसको क्या आपत्ति है? क्या तांडव कर रहे हैं क्या कोई? मगर देश के मुसलमानों के खिलाफ
किसी भी तरह नफरत फैलाना भाजपा का सबसे बड़ा काम बन गया है। ये यहां से शुरू करके अरे मॉल में नहीं पढ़ो, रेलवे में नहीं पढ़ो, रास्ते में नहीं पढ़ो, तो कहां पढ़ेंगे जाके? खुद के घर में भी नहीं पढ़ो तो कहां जाके नमाज पढ़ेंगे? बताओ ना, आपको दिक्कत क्या है हमारे नमाज पढ़ने से? क्या दिक्कत है आपको हमारी नमाज पढ़ने से? और ये जो आप बोल रहे हो नमाज के बाद ये हो गया, अरे आपके जुलूस निकालने के बाद कितना टंडा हो गया आपको पता है? खड़े रह के रस्तों के ऊपर मुसलमानों को गाली दी जा रही थी, पता है? मस्जिदों पे चढ़ के भगवा झंडे फैलाए जा रहे थे, जब आप खामोश क्यों थे? हाँ, किसी ने नमाज पढ़ने के बाद किसी के मंदिर पे जाके झंडा लगाया क्या? बताओ मेरे को, जवाब दो इस बात का। हाँ, और नमाज तो जमात के साथ ही पढ़ी जाती है। घर में 3 आदमी भी जमात लगा के नमाज पढ़ सकते हैं, बाहर भी जमात के साथ नमाज पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात तक नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नमाज कहीं भी पढ़ सकते हो, तो इनको क्या ऑब्जेक्शन है? क्या तांडव मचा दिया? कौन सा जिहाद का फतवा निकाल दिया वहां से? बताइए। देखिए, मुसलमानों के प्रति इतना नफरत फैलाना छोड़ दीजिए। हम भी इस देश के फर्स्ट नंबर शहरी है, और आपसे ज्यादा अधिकार मान जी मेरा इस देश पे, क्योंकि मैं जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को यहाँ पे रह रहा हूँ, बाय बर्थ और बाय चॉइस में यहाँ पे रह रहा हूँ। 1947 से हमने जिन्ना की थ्योरी को आपसे ज्यादा अधिकार मेरा है। नहीं, कुछ मेरा है इस देश पे। कुछ नेताओं के स्टेटमेंट छोड़ दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि आपका हक यहां पर ज्यादा है और अदिति त्यागी का या महंत नवल किशोर दास का या फिर किसी और का हक कम है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहा लिखा है कि मेरे को घर में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन में कहा लिखा है मुझे घर पे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन में कहा लिखा है कि वारिस पढ़ना इक्वल नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहा लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी नहीं लिखा है मुझे घर में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, पर बोलने से डरो। आदित्य त्यागी कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी नहीं लिखा है। अभी आप पूछ रहे थे ना कहां पर हिंसा हुई थी, कहां पर हिंसा हुई थी, पूछ रहे थे मुझसे नुपुर शर्मा के टिप्पणी के बाद इस देश में क्या हुआ था, मुझे याद दिलाना पड़ेगा क्या? एक तरफा बात करेंगे आप। और एक बात बताइए मुझे, AIM की जो कॉर्पोरेटर थी अदिति त्यागी के शो का आपने जिक्र किया था ना, अभी सुनो, AIM की कॉर्पोरेटर थी, उनके बारे में तो आपने कुछ नहीं कहा, एक लफ्ज उस दिन अदिति त्यागी के शो में आप नहीं कह पाए थे। जरा मुझे ये बताइए, सुनिए ध्यान से, जिन नारों का जिक्र आपने किया ना, वारिस पठान ध्यान से सुनिएगा, जिन नारों का जिक्र आपने किया, आवाज आ रही है उन्हें? वारिस पठान, आपको आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं आप मुझे? अब नहीं सुनाई पड़ेगी। नहीं, आवाज नहीं आ रही दीदी, आपका आवाज चला गया। सुनाई पड़ेगी, अब नहीं सुनाई पड़ेगा, अब नहीं आएगी आवाज। नहीं, कोई बात नहीं सर, जब वो आएंगे तो उनसे मुझे बात करनी है, उनसे बात कराइए मेरी, वारिस पठान से। लेकिन उससे पहले मुफ्ती वजाद कासमी और कैप्टन सिकंदर रिजवी। देखिए आदिति, बात यह है कि अभी कैप्टन रिजवी साहब कह रहे थे कि जमात को ऐसे, देखो कैप्टन साहब, इस्लाम के ताल्लुक से बात यह है कि जमात कहीं भी हो सकती है। आप जो है 3 आदमी अगर हैं, 2 आदमी अगर हैं, 4 आदमी अगर हैं, तो जमात कहीं भी कर लीजिएगा। मैंने उस गांव में बात की है और वहाँ के प्रशासन से मुरादाबाद की बात की है, तो वहाँ इस तरह के माइक तो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और जुमा 10-20 लोग, चूँकि वहाँ बहुत कम घर हैं मुसलमानों के, इसलिए भी मस्जिद बनाना वहाँ उचित नहीं है, और वो बनाना भी नहीं चाहते वहाँ के मुसलमान, चूँकि उनके गाँव वालों से अच्छी ताल्लुकात, अच्छी मोहब्बत, भाईचारा है, तो जिस तरह उनका आपस में तय हुआ इस तरह चल रहा है। और मैं एक नवल किशोर साहब की एक बात से थोड़ा इत्तेफाक करूंगा कि किसी ने शिकायत की होगी, ये बात सही है कि किसी ने शिकायत की है, क्योंकि पुलिस को तो ऐसे सपना नहीं आ रहा था वहाँ क्या हो रहा है, किसी की शिकायत पर ही, बल्कि वो शिकायतकर्ता भी वहाँ लोकल मीडिया के सामने आए हैं। और आदिति, एक चीज़ ये मैं पहले भी कही थी आपके शो पर, जब ये जुमे के बाद विवाद चल रहा था इलाहाबाद में, कानपुर में, सब जगह, और वहाँ के काजी कानपुर कह रहे थे कि हम सर से कफन बांध के तैयार हैं और ये कर देंगे और क़यामत आ जाएगी और ज़लज़ला आ जाएगा, तो मैंने उस वक्त भी आपके शो पर कहा था, आप निकाल लीजिएगा रिकॉर्ड, कि इस देश का सीधा साधा भोला भाला सनातन धर्म का और हिंदू धर्म का आदमी इस बात से इस कदर डर जाएगा और इससे बदगुमान हो जाएगा कि वो मुसलमानों से कहीं ना कहीं डरने लगेगा, खौफ खाने लगेगा। और ये नवल किशोर दास अभी जो बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, ये वही बात सामने आ गई है जो मैंने उस वक्त आपके शो पर कही थी, वही बात आ रही है सामने। मैं फिर भी नवल किशोर दास से कहूंगा कि सब मुसलमान एक जैसे नहीं है। कुछ लोग जैसा PFI पॉपुलर फ्रंट के लोग हैं, या अभी जो बोल रहे थे एक पार्टी के प्रवक्ता, ये कह रहे ना कि हमने जिना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकराया है, झूठ बोल रहे हैं। बल्कि इस मुल्क को आज भी अगर कोई बंटवारे की तरफ ले जा रहा है तो मात्र वो पूरे देश में एक मुस्लिम नेता है असदुद्दीन ओवैसी, और सारा इल्जाम RSS और भारतीय जनता पार्टी और VSP पर डाल देंगे। आप ये देखिए आदिति, अभी 2-3 दिन पहले आप इनसे पूछ रही थी कि उस पर वो लेडीज जो हैदराबाद में बोल रही थी, तो ये वकील थे, धारा बता नहीं पा रहे थे। आज कितने अच्छे वकील बन गए आपने देखा। तो ये कब अच्छे वकील बन जाए और कब एकदम इनका ज्ञान गायब हो जाए ये पता नहीं चलता।
तो ये पार्टी इस देश के मुसलमानों को ये बताने में हर मौके पर कामयाब हो जाती है कि आप 2 नंबर के शहरी हैं, ये 3 नंबर के, ये 4 नंबर के हैं, या हिंदुओं के खिलाफ आपको नफरत करनी है। आपने देखा इनकी सोच अभी क्या बोल रहे थे आपके शो पर कि हमारे हुकूक, हमारे अधिकार आपसे ज्यादा हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये सोच, ये इनकी थिंकिंग जो है ना, यही अपने यूथ को ये दे रहे हैं और इसी से नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। ठीक है सुमैया राणा, नफरत का माहौल कौन पैदा कर रहा है? इस मुल्क को अपना समझता है, ये मुल्क उसके लिए उतना है। दूसरी बात ये कि नफरत का माहौल आपको मालूम है कि किस तरीके से फैलाया जा रहा है। और घर के अंदर नमाज के बारे में जहां तक अभी मुफ्ती साहब ने बताया कि 2 लोग हो या 3 लोग हो जमात हो जाती है, तो ये मसलहतन जमात थी। किसी की अगर शिकायत पर पुलिस आई भी थी तो उसको पहले बात करनी चाहिए थी, सीधे आकर के मुकदमे लगा के। अभी मेरे पास खबर आई है मोबाइल पे ही कि आईपीसी की धारा 505 लगाई गई है उन लोगों पे, 26 लोगों पे, और 10 लोगों को जो अज्ञात हैं उनके ऊपर मुकदमा करा गया है। तो इतनी जल्दी थी मुकदमा लिखने की। बलात्कारी घूमते रहते हैं, मुकदमे हो नहीं पाते हैं उनके ऊपर, तमाम ऐसी चीजें होती हैं और खट से नमाज पढ़ने वालों पर मुकदमा हो गया। तो मुझे लगता था कि ये लोगों को बिठा के आपस में बातचीत करके भी इस मसले को सुलझाया जा सकता था अगर इस तरह का कोई कमिटमेंट उस गांव में हुआ था तो जी। तो कम से कम ये मुकदमे की नौबत क्यों आई, इस पर जरूर मशकूक है मुरादाबाद पुलिस या फिर सरकार की मंशा। मैं इतना ही कह सकती हूं। ठीक है कैप्टन रिजवी। देखिए मुझे लग रहा है कि कहीं पे कंफ्यूजन है। सरकार बैठ करके किसी घर में नहीं झांकती है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जैसे अभी वारिस पठान साहब कह रहे थे भाजपा, उनके सर से तो भाजपा का भूत ही नहीं उतर रहा है। देखिए सुन लीजिए, सुनिए, ये कोई बैठ करके सरकार जो किसी घरों में नहीं झांकती है, नमाज हो रही है वहां क्या हो रहा है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां का प्रशासन देखता है। और उनके बीच के बीच में अरे पुलिस की कार्रवाई नहीं, लोकल पुलिस को पावर होती पूरी, नहीं, पुलिस को ऊपर लोकल पावर होती है। उनके बीच में समझौता हुआ था हिंदुओं के बीच में। आपको वहां के बारे में ज्ञान ज्यादा नहीं है, मुरादाबाद के बारे में, जिस गांव की जिक्र हो रहा है वहां पे इनका समझौता हुआ था कि इकट्ठा होकर के लोग नमाजें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि झगड़े की वजह बन जाती। वो लोग बहुत भाईचारे से रहते हैं, वहां के हिंदुओं को या मुसलमानों को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप कैसे लोगों को प्रॉब्लम है, वारिस पठान जैसे लोगों को प्रॉब्लम है जो तिल का पहाड़ बनाकर रख देते हैं। जरा बात पे भाजपा सरकार फलाना डिमांड, आप लोकल देखिए प्रॉब्लम क्या है, वहां हिंदू से पूछे। एक हिंदू मैं जानता हूं, अच्छे से जानता हूं कि हमारा क्षेत्र हम जानते हैं। हम भाजपा की कोई बात नहीं कर रही है सरकार, लेकिन सरकार के टाइम कोई आप अपनी गलतियां समझते नहीं है कि वहां क्या बात हुई है। जरा वो तो पता कर लीजिए कि उन लोगों के बीच में समझौता क्या हुआ था। यही बात तो मैं कह रही हूं कि ये बात पता कर लेनी चाहिए थी मुकदमा लिखने से पहले। एक सेकंड वारिस पठान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप वारिस पठान जुड़ गए हमारे साथ। एक सेकंड वारिस पठान, मैं आपसे सवाल कोई एक्शन ले सकती है। ठीक है, जो आप वारिस पठान से सवाल पूछ रहे थे, जो मुफ्ती वजाद कासमी का सवाल था वो भी वारिस पठान ने सुना था। दोनों सवालों के जवाब लूंगी, लेकिन वारिस पठान, ये जो नारे, जिन भड़काऊ नारों का जिक्र जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इल्लीगल है, उन्हें कोई इंडोर्स नहीं कर रहा है, कोई इंडोर्स नहीं कर रहा। आपने कहा सर तन से जुदा पर हमने खंडन किया, हमने निंदा की। आपने थोड़ी देर पहले सवाल पूछा इन नारे लगाने वालों की गिरफ्तारी कब होगी। मैं आपसे आज ये जानना और समझना चाहती हूँ, आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उसका बड़ा जनाधार है हैदराबाद में, जिन्होंने सर तन से जुदा के नारे लगाए थे, उनमें से कितनों के खिलाफ पुलिस एक्शन हुआ है, बस मुझे इतना बता दीजिए आप। देखिए, जिन्होंने नारे लगाए थे हमने उनकी निंदा की थी, खंडन की थी, पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया। और अब लेकिन आप उस बात का नाम क्यों लेना चाहती नहीं है कि जो मध्य प्रदेश में 2 दिन पहले देवस के अंदर हुआ राजनीति अगर डबल स्टैंडर्ड नहीं, आप सुनिए काटने के मेरी बात काटने से आपको मेरी बात काटने से आप आपका एजेंडा में सक्सेस नहीं होंगे। मेरी बात काटने से आप आपके एजेंडा में सक्सेसफुल नहीं होंगे। जैसे आप दूसरे मामले में एक्शन मांग रहे हैं, ऐसे ही तो निंदा तो करिए, आप कंडेमनेशन तो करिए। एक सेकेंड सर, ये बताइए, जिसने सर तन से जुदा के नारे लगाए, सर तन से जुदा का नारा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आपकी किताब में नहीं है, पहले तो इतना बताइए। बिल्कुल है, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन आप भी तो जवाब दीजिए ना सर। सुनिए, नहीं आप बोलने नहीं देंगे तो अच्छी बात नहीं है फिर। नहीं, पहला मैंने ऐसा नहीं चलने वाला, ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता। जिससे भी उसी ऐसा नहीं चलता। अरे कंपैरिजन करो आप, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलता। विक्टिम नैरेटिव मत करिए,
विक्टिम नैरेटिव की गुंजाइश नहीं है। अरे आप विक्टिम नैरेटिव का कार्ड खेल रहे हो, आप एंकर हो के इस तरह की बात कर रहे हो, आपको समझ नहीं आता है क्या? ये कार्ड सिर्फ आप ही के पास आप बोलो ना, कटवे काटे जाएंगे उनके बारे में आपका क्या विचार है? दो ही बचाव होते हैं, दो ही बचाव, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। अरे सवाल पूछ रहे नहीं, आपके पास माइक है, आपके पास एंकर का ये, तो आप कुछ सवाल का जवाब दो ना। पूछना किसी का बचाव नहीं होता है। मैं तो आप कटवे काटे जाएंगे नारे लगा, उनका बचाव कर रहे हो आप जो मुल्ले के नाम पे नारे लगा रहे हैं उनका बचाव कर रहे हो आप आतंकवादियों का बचाव कर रहे हो आप यहाँ पर बैठकर, जिन लोगों पर मैं कॉल पर थ्रेट कर रहे हो, वायलेंस का बचाव कर रहे हो। आदित्य त्यागी इसी टीवी में बैठकर उन नारों का बचाव कर रही है आज। आप बचाव कर रहे हो उनका जिन्होंने सर तन से जुदा के नारे बचाव कर रहे हो आप। ये कहने में वो लोग कटवे काटे जाएंगे गलत से, बोलिए। और आप क्यों लेकर आ रही हैं? क्यों नहीं लेकर आऊंगी मैं लेकर आऊंगी। खंडन तो करिए, अरे हमने तो अरेस्ट भी करवाया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हर गलती की बात कर रही हूं। आपको बुरा क्यों लग रहा है? मैं कह रही हूं सर तन से जुदा में भी एक्शन हो, यहाँ भी एक्शन हो। आपको डर लग रहा है उसमें? आप एक तरफा बात कर रहे हैं, ये दिक्कत है आपकी। कटवे काटे के बारे में आपका क्या विचार है? किसके बारे में? आपकी दिक्कत ये है कि आपको बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि सच्चाई बुरी होती है, सच्चाई कड़वा होता है। आदित्य त्यागी को एंटी मुस्लिम एजेंडा सिर्फ चलाने आता है, सच्चाई नहीं। सच्चाई सुनेंगे तो बोलूंगा, नहीं तो आप मेरा नाम लेते रहिए। वारिस पठान मुझे अच्छा लगता है, मेरा नाम लेते रहिए, मैं जवाब नहीं देता। जवाब कैसे? मेरी बात का जवाब आपको सुनना पड़ेगा, बुलाया है तो। नहीं हुआ, आप डिफेंड कैसे करेंगे? अरे आप तो डिफेंड कर लो पहले, मुल्ले काटे जाएंगे उनके बारे में क्या है? मुल्ले काटे जाएंगे बारे में आपका क्या दिया? मैं आपकी तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकती। आदित्य त्यागी बता दिया कि ये पूरी तरह से एंटी मुस्लिम है, को कोई एंडोर्स नहीं कर रहा, एंटी मुस्लिम है आदित्य त्यागी। सुनिए ध्यान से, बता दिया आदित्य त्यागी ने पूरे देश की जनता देख रही है, पूरे देश की जनता देख रही है। आदित्य त्यागी एक्सपोज, ये बहुत बढ़िया है। आदित्य त्यागी एक्सपोज। हाँ, इसको डलवाइएगा सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर डलवाइएगा इसको, और वो वाला अंश जरूर डलवा दीजिएगा। इतनी रिक्वेस्ट है, पूरी क्लिप डलवा दीजिएगा, पूरी क्लिप डलवा दीजिएगा जहां आप कॉर्नर हुए। सर तन से जुदा पर जब आपने कहा खंडन कर दिया, निंदा कर दिया, क्यों लेकर आ रही है पुलिस एक्शन? आप क्यों लेकर आ रही है? पूरी क्लिप डलवाइएगा, अगर कलेजा है ना पूरी क्लिप डलवाइएगा। मैंने देखा सोशल मीडिया चलाने के लिए, सोशल मीडिया चलाने के लिए 4 लाइनें डालते हैं। देखिए हमने लगाई कैसे क्लास, हमने लगाई कैसे फटकार, और फटकार किसको लगी होती है शो में? तो शो देखने वाले सब जानते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हर शो मुझे में ये मैंने बताइए, आपको अच्छा ये एक्सपोज किया बताइए, चलिए वारिस आज भी एक्सपोज आपकी बात हो गई, चलिए डाल लीजिएगा, एक्सपोज हो गया। मैंने तो बोला कटवे काटे जाएंगे कि आप समर्थन करते क्यों हो? सर तन से जुदा में कितना मैं तो असंवैधानिक बोला, मुझे बताइए कटवे काटे जाएंगे के नारे के ऊपर आपने कितना खंडन किया? कटवे काटे जाएंगे के ऊपर आपने क्या बोला? कटवे काटे जाएंगे के ऊपर आपने क्या बोला? बताइए, वो असंवैधानिक नारा है या नहीं है? उनको जेल में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? बताइए, बताइए। अरे मैं तो खंडन की, आप तो खंडन भी नहीं कर रहे। देश के नागरिकों को मैं बताना चाहता हूँ, देखो आदित्य त्यागी कितना जहर फैला रही है जिसके ऊपर बैठकर। सुभाष चंद्र जी को ज्यादा हक वारिस पठान का है, आदित्य त्यागी से ज्यादा हक वारिस पठान का है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है वो बता नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, ठीक है, मुफ्ती वजाहत कासमी, ठीक है सर, ठीक ठीक, आपकी सोशल मीडिया की क्लिप तैयार होगी, सोशल मीडिया की क्लिप तैयार है, बस ये रिक्वेस्ट है, पूरी डालिएगा, कोई बात नहीं। पूरा एंटी मुफ्ती वजाहत मुसलमान है, आदित्य त्यागी एक्सपोज हो चुकी। आप इनको चुप करिए, आदित्य इनको चुप करिए, मुल्ले काटे जाएंगे पर। देखो बात ये है, खंडन करो, खंडन करो, खंडन करो। इनकी आवाज भी मैं डाउन नहीं कराऊंगी क्योंकि जितना ज्यादा बोल रहे हैं खुद ही के आर्गुमेंट में एक्सपोज हो रहे हैं। कटवे काटे जाएंगे नारा लगाने का, आप खंडन करो, चलिए मुफ्ती वजाहत खंडन करो। आदित्य त्यागी तलवार उठा करके गर्दन काटने का खंडन करो, संविधान का पालन करो, इक्वालिटी आदित्य की बात करो। ये सवाल का जवाब देने नहीं, आपने भाषण देने मुफ्ती साहब गलत है, खंडन वारिस पठान में आपके कहने से कोई खंडन नहीं करूंगी, मैं पहले ही खंडन कर चुकी हूँ। आपको शायद सिलेक्टिव हियरिंग की प्रॉब्लम है, क्यों नहीं करेंगे? आपको सिलेक्टिव हियरिंग की प्रॉब्लम है, इसी शो की क्लिप आपको भेज दूंगी। अभी दर्शकों का वक्त जाया मत कीजिए, दर्शकों का वक्त जाया मत कीजिए। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, किताब पकड़ी हुई है ना, जो किताब पकड़ी है इसे पढ़िए दोबारा से, बहुत जरूरत है। ये जो सिलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम है ना, जो पूछ रहे थे सर तन से जुदा को क्यों लेकर आ रही है, वो थोड़ी दूर हो जाएगी, कोई बात नहीं। मुफ्ती वजाहत कासमी, ये पूरा शो एक बार फिर से देखिएगा, आपको सुनाई देगा त्यागी ने क्या कहा था। कोई बात जाएंगे उसके खिलाफ, कोई बात नहीं, आप ना मेरी अदालत है, ना मेरा जज है, और ना ही मेरा वकील है, कोई बात नारों के खिलाफ आप डिबेट करेंगी या नहीं? मुफ्ती वजाहत कासमी की आवाज, करेंगी मुफ्ती वजाहत कासमी, मुफ्ती आप भी आगे मौलाना में काटे जाएंगे तो राम राम आपके कहने से कहीं पहले मैं ये कर चुकी हूँ और आपके कहने से बार-बार नहीं करूंगी, ये भी समझ लीजिए। मैं भी इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रहती हूँ, और अगर आपको सुनने में प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम है वारिस पठान, आदित्य त्यागी की प्रॉब्लम नहीं है।
मुफ्ती वजाद कासमी। देखिए आदिति, बात यह है कि ये सवालों का जवाब देने नहीं आते, ये भाषण सुनाने नहीं, ये तो कह रहे हैं कि ये तो कह रहे हैं निंदा किया, खंडन किया हमने। अब पुलिस एक्शन पर आप पुलिस एक्शन को लेकर सवाल क्यों पूछ रही हैं? ये इनको सिलेक्टिव हियरिंग की इतनी प्रॉब्लम है कि अदिति त्यागी कहीं पहले कह चुकी है कि सिर्फ निंदा और कड़े शब्दों आपत्ति का बात नहीं की अदिति त्यागी ने। अदिति त्यागी ने तो पुलिस एक्शन होना चाहिए नहीं सुना इन्होंने। वही सिलेक्टिव हियरिंग की प्रॉब्लम है। अब उनकी सिलेक्टिव हियरिंग की प्रॉब्लम है, दर्शकों की प्रॉब्लम नहीं बना सकती कि एक ही बात पर बार बार एक ही पॉइंट पर अटकी रहूं। तो मुफ्ती वजाद कासमी डिबेट तो करो, इनकी प्रॉब्लम देख ली, सबने देखी, इनके समर्थकों ने भी देखी होगी। उम्मीद अरेस्ट तो करवाओ उनको। मुफ्ती वजाद कासमी। आदिति देखिए ये ढीठ इतने हैं कि ये भी कहेंगे कि आदिति एंटी मुस्लिम है और आप इनको शो में बोलने का मौका भी दीजिए। नहीं अदिति ये एंटी मुस्लिम है, ये अगर कहें एक सेकंड मुफ्ती वजाद कासमी, इसका तो बहुत छोटा सा जवाब है। अदिति इतनी बड़ी एंटी मुस्लिम है, जरा पैनल दिखा दीजिए दर्शकों को, जरा पैनल दिखा दीजिए दर्शकों को। अदिति त्यागी इतनी बड़ी एंटी मुस्लिम है कि दर्शक खुद ही जज कर लें कि कितने मुस्लिम अदिति त्यागी के पैनल में बैठे हैं, क्योंकि अदिति त्यागी रिलीजन देख के नहीं बुलाती। अदिति त्यागी भारतीय होने के नाते उनकी पार्टी के स्टैंड को लेकर बुलाती है, लेकिन कोई बात नहीं, व्यू पॉइंट को लेकर बुलाती है। मुझे किसी को साबित नहीं करना, मेरी अदालत जनता। देखिए आदिति, ये जिना के असली वारिस हैं और टू नेशन थ्योरी को इन्होंने पूरे मुल्क में जिंदा किया हुआ है। अब मैं देखो, जहां तक मैं समझता हूं कि मुरादाबाद पुलिस को इस मामले में, चूंकि दोनों लोगों को गांव में रहना है, हमारे हिंदू भाइयों को भी रहना है, और देखो वारिस, देखो यहाँ टीवी पे टपोरी पना मत करो। आप टपोरी हो ये तो दुनिया जानती है, अरे आप टपोरी हो ये दुनिया जानती है, लेकिन टीवी पे टपोरी पना मत करो। भाजपा का तो कम से कम बात सुन लो। मैं तुम्हें इंटरप्ट नहीं करता हूं, तो तुम भी मत करो। और तुम इस मुल्क के हिंदुओं को बदनाम मत करो। यहाँ बैठ करके हमने मंदिरों में नमाज पढ़ी है, हमने आश्रमों में नमाज पढ़ी है, अपने हिंदू भाइयों के घरों में नमाज पढ़ी है। यहाँ का हिंदू नमाज के खिलाफ नहीं है। आप टीवी पे बैठ के दुनिया को ये मत बताओ कि हिंदू नमाज के खिलाफ है। आप झूठ मत बोलो। आप हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की दीवार खड़ी मत करो। मुरादाबाद पुलिस समझौता भी करा देगी, दोनों एक ही गांवों में रहना है, हिंदू भाइयों को भी रहना है, मुसलमान को भी रहना है। इस मुल्क का 100 करोड़ सनातनी तुम्हारी की तरह नफरती नहीं है, तुम्हारी की तरह दीवार खड़ी नहीं करता है। मैं हूं, मैंने आश्रमों में नमाज पढ़ी है अपने हिंदू भाइयों के यहाँ जाकर। मैं अपने हिंदू भाइयों के यहाँ जाता हूँ मेहमान बन के, वो मुझे अपने घरों में नमाज पढ़वाते हैं, वो अपने घरों में नमाज पढ़वाते हैं। तुम जैसे नफरती मुसलमान इस देश में टू नेशन थ्योरी को जिंदा कर रहे हैं। वजाद कासमी, खंडन करो। कब तक अरे भाई करोगे यार कासमी साहब? पैदा हुए कोई उनके साथ नहीं है, कोई उनके साथ नहीं। आप जैसे मरेंगे भाई, आप जैसे लोग उनके साथ आए थे, क्या लेके आप जैसे लोग उनके साथ, मगर चंद रुपयों के लिए अपना ईमान क्यों बेच रहे हो? मुसलमान तुम्हारी वजह से तकलीफ में है, मुसलमान तुम्हारी वजह से तकलीफ में है। मुसलमानों को जलील तुम करा रहे हो इस मुल्क में, तुम्हारा बैरिस्टर ओवैसी करा रहा है, तुम करा रहे हो। और मुसलमानों को हिंदुओं के दरमियान तुमने नफरत की दीवार खड़ी कर दी है। मुसलमान और हिंदुओं में नफरत की दीवार खड़ी कर दी है तुमने। ये दीवार अल्लाह के वास्ते खड़ी मत करो। इस मुल्क का 100 करोड़ हिंदू नफरती नहीं है। आप उसके रोज ईमान बेच रहे हो अपना, आपके लिए खुद चादर बिछा देगा नमाज अपने आप को मुफ्ती बोलते हो। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, आप झूठ मत बोलो। शर्म आना चाहिए इसको। शर्म तुम्हें नहीं आती? तुम वकील बोलते हो, किस बात के वकील हो? तुम्हें बोलने शर्म आनी चाहिए, शर्म आना चाहिए। रोज ईमान का सौदा करते हो यहाँ बैठ के, चंद खोटे सिक्कों के लिए, चंद खोटे सिक्कों के लिए ईमान का सौदा कर रहे हो। खंडन कर दिया, मुसलमानों को गालियां पकड़े हो। खंडन के काबिल हो। हशर के मैदान में इनका गिरबान पकड़ूंगा और सवाल करूंगा। जब हमारे हुजूर की शान दुनिया देख रहे थे, आप तारीफ कर रहे थे, जो लोग गुस्ताखी कर रहे थे। सुनिए, किसी को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये सर्टिफिकेट आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बांटिए और आपको जो करना है आप वहां पर जिसे जो सर्टिफिकेट देना है दीजिए। सर, अभी जब आप नेशनल टीवी पर बैठे हैं ना सर, तो आपको वाद विवाद के लिए बुलाया है तार्किक तौर पर। अगर तर्क खत्म हो गए, आप कह सकते हैं कि मेरे पास तर्क खत्म हो गए। साबित करना चाहते हैं कि हिंदू खिलाफ है नमाज के। बात सुनते नहीं आप, तो नहीं, क्यों साबित करना चाहते हैं इस बात को? का प्रॉब्लम तो दर्शकों ने देख लिया। बीते करीब 38 मिनट में किसे सेलेक्टिव हियरिंग की प्रॉब्लम है ये तो आज देख लिया दर्शकों ने। क्लिप में आपको भेजूंगी जरूर, और पूरी उम्मीद है इस बार आप मैसेज आ रहा है। आदित्य त्यागी बोलने नहीं दे रही है वारिस भाई। आदित्य त्यागी एक्सपोज किया, बोलने नहीं दे रही। हिंदू तुम्हारे खिलाफ है। नहीं, इस बार मुझे यकीन है कि आप पूरी क्लिप पोस्ट करवाएंगे ना, सत्य के पक्ष में, पूरा आपको निष्पक्ष होकर।
रोज बैठूंगा, एक्सपोज करूंगा आपके हाँ, एजेंडा को। एक्सपोज कर रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, वो जनता पर छोड़ उनका जो दीजिए। चैनल है वो सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं मुसलमान या के हो खिलाफ रहे हैं, हेट जनता फैलाता पर छोड़ दीजिए। मैं रोज बैठूंगा, हैं। लोग मुझे बोलेंगे भी कि चैनल में मत जा, मगर मैं बोलूंगा नहीं, मैं जाऊंगा और एक्सपोज करूंगा। कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग बोलते हैं मुझे मत जाइए चैनल में, मगर मैं बोलता हूं मैं जाऊंगा, कोई बात पूरी तरह एक्सपोज करूंगा चैनल में। खुद आ जाते हैं चैनल के बिना बताए, आप आ जाते हैं चैनल के बिना बुलाए, आप आ जाते हैं चैनल में जाके वारिस पठान, चैनल के बिना बताए, आप बिना बुलाए आप आ जाते हैं। कितना विक्टिम नैरेटिव, और उस विक्टिमहुड में भी हीरोइज्म की तलाश। क्या जाऊंगा, रोज क्या बात है, एक तरफ पीड़ित बताना खुद को और उसमें भी खुद को एक एंग्री मैन दिखाना, जैसे फिल्मों का एजेंडा को। ये फिल्म नहीं है, वाद विवाद है या तर्कों की क्वालिटी पर एक्सपोज होता है कोई तर्कों की क्वालिटी पर। और आपने अभी तक जितने तर्क दिए उसमें एक भी तर्क तो दिए नहीं आपने, निजी हमले ही किए। कोई बात नहीं। महंत नवल किशोर दास, मेरा सवाल ये है जो वारिस पठान नहीं पूछ पाए, मेरा सवाल ये है, कथा में भी तो लोग इकट्ठा होते हैं, नहीं होते हैं क्या? सुंदरकांड का पाठ होता है, उसमें लोग इकट्ठे नहीं होते क्या? तो यहां क्या दिक्कत हो गई? अदिति जी, अभी नवरात्रे आएंगे, हमारे यहाँ नवरात्रों में कोई जागरण होता है, कोई सुंदरकांड होता है, हम स्थानीय पुलिस को सूचना देते हैं। यदि संख्या से ज़्यादा लोग होते हैं, परिवार से ज़्यादा लोग होते हैं, बाहर के कोई लोग आते हैं, तो हम स्थानीय प्रशासन को सूचना देते हैं लिखित में कि हमारे यहाँ अमुक तारीख को एक धार्मिक आयोजन है, प्रथम सूचनार्थ आपको सूचित किया जाता है। ऐसे हम सूचना देते हैं। और आपने देखा होगा, जहाँ सूचना दिए बिना कोई कार्यक्रम होता है तो कई बार पुलिस बीच में आके बंद करा देती है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि वहां जो कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, वहीं के किसी स्थानीय व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी होगी, उनको आपत्ति हुई होगी, क्योंकि पहले जो गांव के लोगों के साथ समझौता हुआ था कि परिवार के लोग, गांव के लोग, स्थानीय लोग मिलकर के नमाज पढ़ें। बाहर के लोग आएंगे तो निस्संदेह कोई माहौल खराब हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हो ही जाता, ऐसा भय होगा, ऐसा पूर्व में कभी या तो हो गया होगा, इसलिए वहां के किसी स्थानीय व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी होगी। गाँव में कुछ अज्ञात लोग आए हैं, उनके द्वारा एक परिवार में इस प्रकार का आयोजन हो रहा है, आगे गांव का माहौल न बिगड़े, इसलिए आप कृपया करके देखें। ठीक है, सुमैया राणा ये कह रहे हैं कानून व्यवस्था के भंग होने का अगर खतरा हो और एक्शन लिया जाए, तो ऐसे में सवाल उठाने से पहले क्या पूरे मामले पर तस्वीर साफ होने का इंतजार नहीं करना चाहिए? सुमैया राणा, मैं आपको वापस फ्लो दूंगी। एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम ये बता देते हैं पूरा मामला है क्या, मुरादाबाद में हुआ क्या, और ये विवाद है क्यों। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सामूहिक नमाज पढ़ने के मामले में 26 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि मुरादाबाद के दूल्हापुर गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जबरदस्ती लोगों को इकट्ठा किया और नमाज पढ़ी गई, जबकि गांव में पहले नमाज पढ़ने की रवायत नहीं थी। ये तस्वीरें उसी समय की बताई जा रही हैं। इसमें जो है नई परंपरा डाली जा रही है, पहले नहीं पढ़ी गई। एक बार पढ़ी गई थी तो पहले भी हमने ऑब्जेक्शन उठाया था, ऑब्जेक्शन दी थी तो बंद हो गई। हालांकि मुस्लिम पक्ष के मुताबिक गांव में 1980 से सामूहिक नमाज पढ़ने की परंपरा रही है और अब अचानक कुछ लोगों को नमाज पढ़े जाने से आपत्ति हो रही है। हालांकि आपत्ति क्या है ये कोई नहीं बता रहा है। जब से हमने होश संभाला है इस गांव में, जब से सामूहिक नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं, ये वो जान सकते हैं उन्हें क्या एतराज है। उन्होंने आज तक हमसे बताया तो नहीं। खास बात यह है कि मुस्लिम पक्ष के मुताबिक 3 जून 2022 को उन्होंने आखिरी बार गांव में नमाज पढ़ी थी और उस दिन एतराज होने के बाद उन्होंने आज तक नमाज नहीं पढ़ी है। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि उनके पास 24 अगस्त को गांव के 2 घरों में नमाज पढ़ने का वीडियो है और उसी आधार पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। उसी आधार पर पुलिस ने माहौल खराब करने और धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज किया है। नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हुए, जहां मस्जिद नहीं थी, 2 मकान थे और इन पे शिकायत मिलने पर इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या घर में नमाज पढ़े जाने से किसी की भावनाएं आहत होती हैं? क्या नमाज पढ़ने वाले खुले में नमाज पढ़ रहे थे? क्या उनके नमाज पढ़ने से गांव के लोगों के काम में परेशानी हो रही थी, या फिर इसे सिर्फ धर्म के आधार पर हवा देने की कोशिश की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुमैया राणा, जो मैं आपसे सवाल करी थी उसका जवाब। देखिए अदिति, नमाज पढ़ने से लोगों में दूरियां कम होंगी,
जिस तरीके से मुकदमा हुआ है उससे जरूर दिलों में दरार पड़ी होगी। मैं फिर वही कहूंगी कि अगर नमाज पढ़ी जा रही थी तो कोई जघन्य अपराध नहीं हो रहा था, वहां पे किसी चीज की शंका थी, उस शंका को बातचीत के तरीके से भी सुलझाया जा सकता था, वहां पर दोनों पक्षों को बिठा के बातचीत की जा सकती थी। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और ये सरकार पूरी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ काम करने में आप समझ ही रहे हैं कि वो क्या रोल अदा कर रही है, और उसी को देखते हुए ये सख्त कार्रवाई की गई है और बाकायदा गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं, ढूंढ रही है पुलिस उनको, जैसा कि अभी एसपी साहब ने बोला भी। तो मुझे लगता है ये कार्रवाई पूरी तरीके से सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक ज्यादती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ये किसी चीज की, मैं जवाब लेती हूँ इस पे। कैप्टन रिजवी ये कह रही है कि मुसलमानों को टारगेट किया गया है सोचते समझते हुए, ये डेलिब्रेट है, ये जानबूझकर किया गया है। देखिए ये इनकी सोच है, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास काफी संदेश आ रहे हैं वहां से। देखिए मुरादाबाद के अंदर जिस गांव का ये वाकया है, वहां पर इन लोगों के पहले समझौते हुए थे कि कोई भी कार्यक्रम करेंगे तो सरकार के या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेकर के, चाहे हिंदू धार्मिक हो चाहे मुसलमानों के हो। लेकिन इन लोगों ने वहां पे इकट्ठा होकर के दूसरे गांव से भी लोग आए थे, जो अभी देखिए न्यूज में भी दिखा रहे हैं, वैसे भी पता चला है कि 16-17 लोग फरार हो गए, तो दूसरी जगह से लोग आकर के वहां नमाज पढ़ रहे थे। इस पर गांव वालों ने इतराज किया। वो इतराज ये किया कि भाई आप ये परंपरा डाल रहे हैं और फिर हम लोग भी इस तरह करेंगे तो झगड़े में बदल जाएगा। लेकिन वहां पर इस तरह की नमाज को करना, एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी था अगर दूसरे गांव से लोग आ रहे थे, क्योंकि आप नमाज पढ़ने, ठीक है घर के अंदर आप जमात को खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी जगह से चल के आ रहे हैं तो हो सकता है कि वहां के हिंदुओं को इस चीज का एतराज हो, डर हो, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं झगड़े फसाद शुरू हो जाए, बाहर के चले जाएंगे, लोकल के लोग नहीं करेंगे। ठीक है सुमैया राणा, उन्होंने पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया। अरे भाई यही तो मैं कह रही हूँ कि वो नमाज ही तो पढ़ी जा रही थी ना, वो कोई क्रिमिनल एक्ट तो हो नहीं रहा था वहां पे, या कोई अपराध के लिए लोग इकट्ठा नहीं हुए थे, एक धार्मिक काम के लिए किसी घर के अंदर इकट्ठा हुए थे। और अगर किसी घर के अंदर इकट्ठा हुए थे तो उस समझौते को याद दिलाने के लिए कुछ और लोगों को बुला के बातचीत की जा सकती थी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर कोई इंसान अपने धर्म का निर्वाह कर रहा हो तो उसको सीधे पुलिस उसके खिलाफ जो है वो वारंट जारी कर देगी कि अब उसको ढूंढा जाए। कोई भी आज भारत में सुन लीजिए, अगर अब कोई भी धार्मिक कार्य घर में करते हैं, क्या किसी भी जात का हो, धर्म का हो, उसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करना पड़ता है। आप ऐसे नहीं कर सकते, इन्फॉर्म करना पड़ता है। वो नमाज पढ़ रहे हो, चाहे वो मिलाद हो रहा हो, सुनिए मिलाद हो रहा हो, सुनिए आप मिलाद हो रहा हो, या यहाँ पर अखंड भारत अखंड रामायण हो रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मेरे घर में हम नमाज मिल करके पढ़ते हैं तो मुझको हर बार ये बात पुलिस को जाके इन्फॉर्म करनी होगी कि साहब अब हम लोग 5-6 औरतें नमाज पढ़ने जा रही हैं, या फिर हमारे वहाँ इज्तिमा होने जा रहा है, मिलाद होने जा रहा है। जब आप बाहर के लोगों को बुलाएंगे, घर के अंदर, जब बाहर के लोगों को बुलाकर इकट्ठा करेंगे, आप घर की बात नहीं हो रही, बाहर के लोग इकट्ठा हुए थे, के लोग आते हैं, बाहर से लोग आए, डिबेट नमाज को लेकर बाहर से जो लोग आए उनको जानना पुलिस का काम है। मान नवल किशोर दास, कथा में किसी को बुलाने से पहले कहाँ पुलिस को इन्फॉर्म करना? बाहर से कौन लोग आए हैं, कैसे हैं, ज्यादा तो बताया जाता है, उनकी है क्या पुलिस? अगर गैदरिंग ज्यादा हो रही है, जानने का अधिकार नहीं है, पड़ता है पुलिस को। अरे किराएदार रखो, उसको बताना पड़ता है। थैला लेके आ रहे हो आप, क्या है उस थैले में क्या पता है? स्थानीय पुलिस को ये अधिकार है को बाहर से कोई आए हुए व्यक्ति को जानकारी करे। मैं तो कहता हूँ घर वाले को बताना, वो घर वाले भी नहीं बता पाएंगे कौन कौन आए थे, सबके नाम नहीं जानते होंगे, क्योंकि इनकी जमात में जो चलते हैं, एक पश्चिम बंगाल का होता है, एक गुजरात का होता है, हम जानते हैं, और 50-50-100 लोग चलते हैं जमात में। अब ये तो आप बड़े बड़े थैले होते हैं। जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं महंत जी, ये तो आप जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके यहाँ कहाँ से आए और क्यों आए। अरे भाई कुल मिलाकर सवाल तो ये, घर की छत के नीचे नमाज पढ़ी गई, जानकारी करने का अधिकार है कि नहीं? घर की छत के नीचे गांव में कल कोई घटना घट जाए तो जाएगी तो दिक्कत है, उनका पॉइंट यही तो है। गांव में कल कोई घटना हो जाए तो कौन जिम्मेदार उसका? गांव वालों को चिंता नहीं होगी कि गांव में कल कोई घटना हो जाए तो आपके थैले में बम है, क्या है, क्या पता लगेगा? अरे घटना हो जाएगी, जानकारी करने का अधिकार है कि नहीं? और उसी थाने में महिला जाती है अगर अपने बलात्कार का या बच्ची के बलात्कार की रिपोर्ट कराने, तो मुकदमा नहीं लिखा जाता है। फिर पुलिस ये बोलती है कि वो भाग गई होगी किसी के साथ। लिखा जाना चाहिए, मेरे ऊपर जानलेवा हमला लिखे जाना चाहिए। महिला की शिकायत हो तो महिला की शिकायत भी दर्ज होनी चाहिए। ध्यान से कोई भी शिकायत हो, किसी की भी शिकायत हो, वो शिकायत दर्ज होनी चाहिए।
झारखंड में शिकायत तुम्हारी दर्ज बहन को होनी जला चाहिए, दिया, उसके लिए उसका कोई क्या? एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, उसका क्या शिकायत हुक्म दर्ज ना था? करने के लिए कोई एक्सप्लेनेशन हुक्म था? नहीं हो सकता। लेकिन आप दो अलग इंसिडेंट्स को कंपेयर मत कीजिए, दो अलग इंसिडेंट्स को कंपेयर मत कीजिए। तत्परता पे सवाल उठा रही हूँ। नहीं, वही दो अलग इंसिडेंट्स को कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसी मुद्दे पर रहते हैं। मुरादाबाद पुलिस के सेक्शन पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए, उन्होंने पूछा क्या घर में नमाज पढ़ना गुनाह है? ओवैसी का बयान सिर्फ इतना नहीं है, उन्हें भी रोज इस तरह के मुद्दों की तलाश रहती है। उन्होंने नमाज से बात शुरू की, उसके बाद बेंगलुरु के मीट बैन पर आ गए और फिर यहां से वो टी राजा सिंह पर निकल गए और उसके बाद तिरंगा से होते हुए देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हुए दुबई में जो भारत पाकिस्तान का मैच हुआ वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी बात खत्म की है। सुनिए। अचानक आप आकर वहां पर कहते हैं कि नहीं आप नमाज नहीं पढ़ेंगे वहां पर। भाई मेरा जाती घर है, मैं अपनी जाती प्रॉपर्टी में नमाज पढ़ रहा हूं, तो ये तो सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है ये। वहां पर उस गांव के जिम्मेदारों की बात ये तय हुई थी कि जुम्मे की नमाज वो पढ़ रहे हैं, अभी क्या है उसमें, आप नहीं पढ़ना नमाज, ये क्या बात है? पुलिस कह रही है कि न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। अरे 1980 से न्यूसेंस नहीं क्रिएट हो रहा, अब कैसा क्रिएट हो रहा है भाई? क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के बारे में कह रहा है कि भाई उनका वर्शिप नहीं होना चाहिए, उनकी इबादत नहीं होना चाहिए, तो आप क्यों कर रहे हैं ये? आखिर अब अगर मैं घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कहां पढ़ूंगा? रोड पे पढ़े तो आप बोलते रोड पे नहीं पढ़ सकते क्या? यानी आप तो चारों तरफ से आप हमको दवा देना चाह रहे हैं। तो भाजपा की सरकार कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ ये फैसला ले रही है, संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 के खिलाफ उन्होंने ये फैसला लिया और कर्नाटका में 80% लोग गोश्त खाते हैं। केंटकी फ्राइड में चिकन मिलेगा, मैकडॉनल्ड में बर्गर मिलेगा, होटल में गोश्त मिलेगा, मगर वो जो गरीब अपनी छोटी दुकान खोलकर कारोबार करके अपना पेट काटता है, वो जो छोटे गरीब लोग जो प्रोटीन हासिल करने के लिए अपना गोश्त खाते हैं, आप उनको सजा दे रहे हैं। ये दौलतमंदों की सरकार है ये। पहले दिन से ही कह रहा हूं कि भाजपा सिर्फ लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए सस्पेंशन एक ड्रामा था और वो ड्रामा ही है। वो एक ऑडियो भी लीक हुआ था, उसमें भी ये बात कही गई है। तो जो भी कानूनी कार्रवाई करना है वो पुलिस और तेलंगाना की सरकार को करना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। थैंकफुली यहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है, इसीलिए गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर भाजपा के पास है, इसलिए नुपुर शर्मा रेशमी कपड़ों में महफूज है। सिर्फ तिरंगा उठाने से किसी की मोहब्बत भारत के लिए वो प्रूव नहीं करता। तिरंगा उठाने से ही क्या मोहब्बत प्रूव होगी? आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1945 में या एक कांग्रेस का सेशन हुआ था जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब वंदे मातरम पढ़ा जा रहा था तो महात्मा गांधी नहीं उठे, नहीं खड़े हुए। बाद में खैर वंदे मातरम हमारे नेशनल सॉन्ग बना, उस वक्त गांधी जी नहीं उठे। उन्होंने कहा कि ये यूरोप से इसको खड़े होना यूरोप से लाया गया, इसको वहां से लिया गया है। तो इस बात को हम तमाम को समझने की जरूरत है कि भारत से मोहब्बत के जो मज़ाहिरे हैं वो कई किस्म के हो सकते हैं। अगर आप बोलेंगे नहीं एक ही किस्म से ही आप मज़ाहिरे करेंगे, आप हरकत करेंगे, तभी आपको हम इस सरजमीन से मोहब्बत करने वाला मानेंगे, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। जब क्रिकेट और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है और फिर चीन हमारी इन कोशिशों को नाकाम बना रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में कि जो टेररिस्ट 26/11 में इन्वॉल्व थे उनको हम सैंक्शन करना चाह रहे हैं जो पाकिस्तानी हैं, तो चीन उसको अलाउ नहीं कर रहा है। उसके बावजूद भी हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। हम सीजफायर एग्रीमेंट साइन करते हैं पाकिस्तान से, आज भी टेररिस्ट निकल कर आते हैं कश्मीर में, जम्मू में, ड्रोन से हथियार आते हैं पंजाब में।
फिर भी हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। तो सरकार को बताए कि पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी क्या है आपकी। तो असदुद्दीन ओवैसी कई मुद्दों पर बात करते हुए आपने सुना, उन्हें प्रोटीन की बहुत चिंता, एक दिन की प्रोटीन कंजम्पशन को लेकर वो काफी वरिड है। अभी वारिस पठान से हम ये सवाल उठाएंगे, लेकिन जल्दी से एक कमेंट यहां पर मैं लेना चाहती हूं मुफ्ती वजाद कासमी आपसे। देखिए आदिति, मैं जहां तक समझता हूं कि ओवैसी कोई मौका जिना के वारिस होने का नहीं छोड़ते हैं और टू नेशन थ्योरी को जिंदा करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। हिंदू मुस्लिम नफरत के दरमियान एक बड़ी दीवार खड़ी करने का, नफरत की दीवार खड़ी करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। अब वो आपने देखा कि एक ही बैठक में कितनी और कहां कहां की बातें हो रही थी। मैं समझता हूं कि जो ये मुरादाबाद के गांव का मसला है, उत्तर प्रदेश की सरकार या उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी, मैं भी आपके शो से फारिग होकर डीजी साहब से बात करूंगा, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दोनों एक ही गांव के हैं, परंपरागत गांव दोनों का एक ही है और भाईचारा भी है, तो इस बात को वहीं पर मिल करके खत्म किया जाए और जो बाहर के लोग हैं वो वहां कोशिश ना करें इस तरह घुसने की। और ये भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को, और न जाने क्या क्या बातें हो रही हैं। पूरे देश में कितने स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कहां मुसलमानों को नमाज की अजान की परेशानी है। आपको याद होगा अतिथि कि जब ये माइक उतरवाए जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर, तब भी ये योगी जी को कसूरवार ठहरा रहे थे, जबकि योगी जी ने गोरखपुर से शुरू की थी मुहिम माइक उतारने की। और मैं आपको एक चीज और याद दिला, हाँ बिल्कुल लाउड स्पीकर, और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ जी। एक सवाल मैं उनसे वारिस पठान से भी लेना चाहती हूँ। वारिस पठान, एक दिन के लिए मीट बैन से क्या दिक्कत है भाई? एक दिन के प्रोटीन कंजम्पशन को लेकर इतना हल्ला, इतना हंगामा, किसी की आस्था का सवाल है। यही बात आपके लिए भी कही जाती है और यही बात दूसरे पक्ष के लिए भी कही जाती है। दिक्कत क्या है? देखिए अदिति जी, देश आस्था की बुनियाद पे चलेगा या संविधान की बुनियाद पे चलेगा, ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना। हमारा देश तो संविधान को मानते, संविधान पे चलता। अब 80% से ज्यादा जो लोग हैं कर्नाटका में वो खाते हैं ना मीट, उनको प्रॉब्लम। अब एक दिन आप व्यवसाय बंद कर दोगे गरीब आदमी का, उसका भरपाई कौन करके देगा? कोई नहीं। वहीं पर आप 5 स्टार होटल में अलाउड है, बड़े मैकडोनल्ड, KFC सब बांटेंगे मीट, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या सरकार का डुप्लीकेट से नहीं दिखा रहा है? तो किस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहिए? तो गरीब को नौकरी तो दिया नहीं मोदी जी ने, 2 करोड़ देने वाले थे, किसी को नौकरी मिली नहीं। बेरोजगारी तो पूरे देश के अंदर चरम के ऊपर चल गई है। और वहीं पर कोई इंसान अगर रोजी के लिए, रोजगार के लिए कुछ व्यवसाय कर रहा है तो उसको आप बंद कर देंगे, जबकि चलो 80% से ज्यादा लोग खाते ना। वो बोलिए ना, अरे कहीं कहीं बीजेपी के लिए तो गाय है यम्मी, कहीं पर है गाय मम्मी, तो इनका डुप्लीकेट सब तरफ आ जाता है सामने। गोवा के अंदर क्यों बैंड नहीं करते? गोवा में भी तो इनकी सरकार है ना, वहां तो अलाउड है, बिंदास खाइए पीजिए ऐश करिए, मगर यहाँ पर काय के लिए एक दिन के लिए बंद करना? तो हम लोग का यही बोलना है कि जो सरकार है भाजपा की, टोटल अपना चेहरा दिखा रही है कि ये एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है। और अब तो लोगों को समझ में आ गया कि ये किसी को धंधा व्यवसाय भी नहीं करने देना चाहती। और ये भाजपा खुश है बेरोजगारी बढ़ने के ऊपर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, मगर भाजपा को इसकी कोई फिक्र नहीं है। बस इनको हिंदू मुसलमान करते रहना है और पोलराइजेशन की राजनीति करके अपनी देश के अंदर वोट की बैंक इस्तेमाल करना। कुछ नहीं होने वाला है। पब्लिक जनता वारिस पठान, गंगा जमुना तहजीब के नाम पर बस इतना ही। तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, गंगा से हर इंसान को फेस्टिवल उतना बनाने का अधिकार है। फ्रॉड है बाबा। कोई किसी को रोकता है? किसी को कभी कहा कि आप ये मत खाइए? अब खाना मुझे क्या खाना, कपड़ा मुझे क्या पहनना, ये संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैन इज द राइट टू लिव लाइफ इज ओन, फूड जिसको खाना है खा सकता है। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक आप किसी की आस्था में अपना अधिकार खोज रहे हैं जी। नहीं, मैं तो संविधान की बात कर रहा हूँ। आस्था में अपने अधिकार की दलील दे रहे हैं। मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे क्या, आप संविधान को मानते नहीं हो, ये बात अलग है। मैं तो संविधान को मान रहा हूँ। फिर संविधान को हर क्षेत्र में मानिए। फिर मैं ये भी कहती हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आइए। फिर आप लाइए, कौन रोका है? तैयार है आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए? लाइए, कौन रोका है? चलिए लाइए, बोलिए बीजेपी को ला सकते हैं क्या? नहीं। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड ला नहीं सकते, इतना प्रॉब्लम है उसके अंदर कि सरकार को गिर गई है। कॉन्स्टिट्यूशन की तो बात करते थे वारिस पठान, जो एक किताब आप मुझे दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले, उसका आर्टिकल 44 क्या है? देखिए ना, पढ़ लीजिए आप खुद आर्टिकल 44 क्या है। मैं तो ये कह रही हूँ किताब पकड़ने तक मत सीमित रहिए। पर आप तो मानिए ना अदिति जी, अरे आप तो देखिए, मैं तो कैमरा तो मेरा बंद हो गया, मेरा माइक आपने बंद कर दिया, उसके बाद मैं फोन पे आपसे बात कर रहा हूँ। आप लगातार टीवी पर फोन पे बात कर रहा हूँ। मैं तो फोन लेके बैठा हूँ। आप फिर विक्टिम नैरेटिव, सर कितना विक्टिम कार्ड आप खेलते हैं, कितना विक्टिम कार्ड?
वारिस पठान संविधान को, अच्छा संविधान को मानना विक्टिम कार्ड है? नहीं, संविधान को तो आप नहीं समझ रहे। संविधान में ही तो यूसीसी की बात हुई, आपने कहा कैसे लेकर आएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, कैसे लेकर आएंगे तो आपने पूछा। अरे कैसे लाते हिंदू एंटी फैमिली का आप क्या करेंगे? मिजोरम के अंदर अलग कायदा चल रहा है, उसका आप क्या करेंगे? आप ये भी तो बताइए कि आप बताएंगे सारी चीजों को कैसे बंद कर सकते हैं? अरे आप ये भी तो बताइए जो पहले सब्सिडी मिला करती थी, ये जो सब्सिडी मिला करती है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में है या नहीं है? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, क्या स्टेट किसी रिलीजन की एजुकेशन को स्पॉन्सर कर सकती है? ये भी सवाल है, बहुत सारे सवाल है हमारे पठान के। ये आप मुझे बताइए, यूसीसी आर्टिकल 44 में है, कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के नहीं है या नहीं है आपके मुताबिक? लाइए, बोलिए मोदी को लाइए। अरे कैसे लाएंगे? मिजोरम का जो कानून है वो अलग है, उसका क्या करेंगे? इनके मतलब की बात नहीं है ना, क्या करेंगे? जो इनके मतलब की बात है वो बताएंगे। बस क्या करेंगे? ये कह रहे हैं क्योंकि आपके मतलब की बात नहीं है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस पर बात नहीं उसका क्या करेंगे? हाँ, मतलब की बात जो है वही बताएंगे। दया भाग गया और विपक्ष का जो, उसका आप क्या करेंगे? अरे डुप्लीकेसी क्यों करो? बताओ ना, गोवा में मीट बैंड किया क्या आपने? डबल स्टैंडर्ड्स तो तब भी दिखते हैं ना वारिस पठान, जब आप ये कहते हैं कि सर तन से जुदा की बात मत करो, पुलिस एक्शन की क्या बात करनी, खंडन निंदा कर दिया हमने, खत्म हुई बात। लेकिन आप दूसरे नारों पर पुलिस एक्शन की बात करते हो सर, तो सवाल उठता है, तो सवाल डबल स्टैंडर्ड्स उस राजनीति के भी पूछे जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड उस राजनीति के भी एक्सपोज होते हैं। अब आप जवाब लीजिए, मुफ्ती वजाद कासमी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। जवाब तो सुनिए, जवाब ही नहीं सुनते हो ना। अगर आप जवाब नहीं दे पाए सर, तो बहुत दिक्कत की बात है। फिर तो आपको वक्त के साथ थोड़ा सा इंसाफ करना सीखना पड़ेगा वारिस पठान। मीडिया में वारिस पठान की क्लास ली, वारिस पठान की आवाज। अरे अब आप तो सोशल मीडिया को लेकर बहुत ही परेशान है। नहीं, आप तो सोशल मीडिया को लेकर बहुत ही परेशान है। सोशल मीडिया से पार्टी नहीं चलती। वारिस पठान, अदिति त्यागी से भी पार्टी नहीं चलेगी, सोशल मीडिया से भी पार्टी नहीं चलेगी, मॉडरेटर को अटैक करने से भी पार्टी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कोई बात नहीं। चलिए आपने वक्त निकाला, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। सॉरी मुफ्ती वजाद कासमी, मैं वापस आपको मंच नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, कैप्टन रिजवी कुछ कह रहे हैं, 20 सेकंड मुझे क्लोज करना है शो, प्लीज। पूरा एक्सपोज करूंगा कैप्टन रिजवी, ठीक है कोई बात नहीं, आप एक्सपोज कर रहे हैं, चैनल आपको बुला रहा है, एक्सपोज कर रहे हैं या हो रहे हैं ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसे जनता की अदालत में छोड़ देते हैं, सोशल मीडिया पे नहीं, जनता की अदालत में छोड़िएगा, ठीक है कोई बात नहीं। और इस बार पूरी क्लिप लगाइएगा वारिस पठान। चलिए मुझे इस डिस्कशन को क्लोज करना।